नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में है कि क्या देश में फिर से कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगने वाला है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या कोरोना फिर से उसी गति से फैल रहा है जैसा हमने पिछले साल देखा था। और सवाल नंबर 3, ये आज का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जरा ध्यान दीजिएगा, जिस वैक्सीन से हम सबको उम्मीद है, उस वैक्सीन को इस्तेमाल करने पर 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया एकदम से। और ये क्या वैक्सीन का साइड इफेक्ट भारत में भी होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक एक फैक्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। शुरुआत करते हैं, आइए जरा बिग बॉल पर। और मध्य प्रदेश से उसके बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा यहां पर देखें हालात क्या है, अपने दर्शकों को दिखा दें। 1 महीने में 2 गुने हुए मरीज, 1 महीने में 32% ज्यादा मौत, 1 महीने में। यह है कोरोना का। नेक्स्ट चेंज करें, यह हालात है, सिचुएशन। सॉल्यूशन क्या है, समाधान, सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, यह सॉल्यूशन है। देखें, यह है सिचुएशन, हालात देखिए। जूम इन करें अभिषेक, मेरे सहयोगी कैमरा पर। 1 महीने में 2 गुने हुए मरीज, 1 महीने में 32% ज्यादा मौत। यह है अभी इस वक्त, मैं थोड़ा सा इसको पुल आउट होने दूंगा। यह अभी के हालात है, यानी सिचुएशन। यह है समाधान यानी सॉल्यूशन, सैंपलिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, और यहां पर आपके लिए है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर जो हमारे सामने है वैक्सीनेशन। दुनिया में 4थे नंबर पर भारत में सिर्फ 1% आबादी को लगा टीका। धीमी रफ्तार पर स्थायी समिति ने जताई नाराजगी। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के हर राज्य में 20 से 25% कोरोना के केसेस आए। अगर 20 से 25% वैक्सीनेशन हो जाता है, जूम इन करके रखें प्लीज इसको, अगर 20 से 25% वैक्सीनेशन हो जाता है तो जानकारों की राय है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सीधे चलते हैं उस सबसे पहले एक चिंता की खबर, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। कोरोना के बढ़ते केस पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद शिवराज सरकार ने फैसला किया है, भोपाल, इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। एमपी के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद होंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, कल से मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। एमपी के कई जगह पर बाजार बंद होंगे 10 बजे के बाद, जैसा कि 8 वार्ड में, अहमदाबाद में कल फैसला लिया गया है। मैं सीधे चलूंगा, मकरंद मेरे साथ है। मकरंद, कितना सीरियस है इशू वहां पर, क्या हालात हैं? देखिए, हालात काफ़ी गंभीर हैं। और अगर कल की बात करूं तो 797 मरीज़ मध्य प्रदेश में सामने आए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंदौर में 239 और भोपाल में करीब 200 यानी 199 के करीब मरीज़ हैं जो कि एक दिन में सामने आए हैं। तो लगातार संख्या बढ़ रही है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में 2 शहरों में, इंदौर में और भोपाल में, कल से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। और इसके अलावा जो 8 ज़िले हैं वहाँ पर रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद कर देने का फैसला राज्य शासन की तरफ से किया गया है। मध्य प्रदेश की आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? मकरंद, रोक रहा हूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। वहाँ पर भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर के फैसला अभी लंबित है, लेकिन कल चूंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्रियों से अलग से चर्चा करेंगे और उसी के मद्देनजर आज हो सकता है कि वहाँ पर भी कोई सख्त फैसले हमें देखने को मिले। जैसे आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वहाँ पर इंडिया लेजेंड्स और पता नहीं कौन कौन से लेजेंड्स वाली रायपुर में क्रिकेट सीरीज चल रही है। 30-30 हजार लोग मैच देखने आ रहे हैं और यहां पर कोरोना फैल रहा है। देखिए, राज्य शासन, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, जो सार्वजनिक आयोजन है उसको लेकर के गाइडलाइंस जो हैं वो अब जारी की हैं, जब कोरोना फैलने लगा है या अब हालात जो है वो बद से बदतर होने लगे हैं। इससे पहले चाहे वो भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी मेलों को और एग्जीबिशंस को अनुमति दी जाने लगी थी। सरकार की ओर से भी मेला आयोजित किया जाने लगा था। वैसे ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। और उसमें मकरंद, आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बल्कि मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राज्यों के साथ अहम बैठक। बड़ी खबर जिसका मकरंद जिक्र कर रहे थे, कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक।
बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम राज्यों से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर लेंगे फीडबैक। कल दोपहर 12:30 बजे शुरू होने वाली है बैठक में ममता बनर्जी भी हो सकती हैं शामिल। ममता बनर्जी कल होंगी कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यूजुअली वो केंद्र की ऐसी बैठकों का बॉयकॉट करती हैं। आइए सीधे चलते हैं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री की बैठक, ये जो मामला है इसके बारे में डिटेलिंग में आपको बता दूंगा। ये सीधे कल प्रधानमंत्री बैठक करने वाले, प्ले करें इसको यहां पर बहुत तेजी से। क्या होगा बैठक का एजेंडा? नंबर 1, तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें, संक्रमण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए राज्यों से चर्चा। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन अभियान पर राज्यों की राय ली जाएगी। ये हमारे पास है अभी तक के फैक्ट। क्या होगा बैठक का एजेंडा? ये बैठक का एजेंडा है, लेकिन बैठक में कौन कौन शामिल होगा? प्ले करें यहां पर राहुल, बैठक में कौन कौन शामिल? डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री होंगे। गृह मंत्री अगर बंगाल के दौरे पर नहीं रहेंगे तो वो भी रहेंगे, पिछली बार थे ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद 20 से ज्यादा राज्य के जो सीएम और उपराज्यपाल होंगे। योगी जी का हमने एक सिंबॉलिक फोटो लगाया यहां पर। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। अमित शाह जी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तब मौजूद होंगे अगर वो कोलकाता के दौरे पर नहीं है, बंगाल के दौरे पर इन ऑल लाइकलीहुड होंगे। पीएमओ और होम मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारी मौजूद होंगे और वो टीम मौजूद होगी जो कोरोना को हैंडल कर रही है। एक बार फुल फ्रेम पे राहुल ये पूरा शॉट दिखाएं यहां पर जरा एक बार देखिए। ये है बैठक में, ये वो सारे लोग होंगे जो मौजूद होंगे। योगी जी एक सिंबॉलिज्म है के तौर पर मैंने इनका चेहरा दिखाया है। ये मुख्यमंत्रियों की हम बात करें। नेक्स्ट, चेंज करें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखा दूं। पीएम ने कब कब राज्यों के साथ बैठक की, अब आप इसको समझें। चेंज करें, यहां पर 20 मार्च 2020 8 राज्यों में वायरल कंट्रोल पर चर्चा, नंबर 1। उसके बाद 2 अप्रैल 9 मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा। थोड़ा जूम इन करके अभिषेक दिखाते रहिए एक एक चीज, थोड़ा सा जूम इन करके। यहां पर 9 अप्रैल 2020 9 मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई। यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना। उसके बाद 11 अप्रैल 2020 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा की गई। यहां पर अगर आए 27 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। 11 मई को सीएम से पूछा अलग अलग से कि राज्यों में कैसे लॉकडाउन चाहते हैं, और फिर 16 और 17 जून 2020 को कोरोना के हालात पर राज्यों से चर्चा। राहुल पहले वाले बल्कि कुछ और भी ग्राफिक्स है, जरा प्ले करें यहां पर। एक और चीज जरा जूम इन करें इसको। नेक्स्ट राहुल, चेंज ओवर करें। 11 अगस्त को 6 राज्यों के सीएम के साथ चर्चा हुई। 23 सितंबर को 7 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ बैठक। 24 नवंबर को 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ बैठक। 11 जनवरी लास्ट मीटिंग अगर बात की जाए, वैक्सीनेशन पर राज्यों के साथ चर्चा। मैं चाहूंगा राहुल ये सारे ग्राफिक्स एक एक करके प्ले करें। मैं सीधे चलूंगा, मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो कि पीएमओ कवर करते हैं। मनीष, बहुत तेजी से मामला कितना ग्रेव होता जा रहा है, ये कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, कितना चिंता का विषय बनता जा रहा है ये जो बैठक करनी पड़ी है? देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से विस्तार में इसको लेकर बातचीत हुई। मुख्य तौर पर 2 एजेंडा है। पहली चीज, वैक्सीनेशन ड्राइव को कितनी आगे बढ़ाया जाए तेजी से तेजी, क्योंकि लक्ष्य था 6 महीने में 30 करोड़ का, अभी तक हम पहुंचे हैं 3 करोड़ 30 लाख। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल सिर्फ एक दिन में 15 लाख लोग, माफ करिएगा 30 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया, यह एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बात है कि जो 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि कोरोना का एक दूसरा चरण आया है, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र एक अकेला राज्य है जहां पर कि 50% से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इन राज्यों में कैसे कंट्रोल किया जाए? लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या देश भर में लॉकडाउन होगा, तो मैंने यही बात उनसे पूछी थी और उनका कहना था नहीं, देश भर में तो नहीं होगा, लेकिन उन राज्यों में जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां और ज़्यादा सख्ती बरतने की सलाह कल मीटिंग में दी जाने वाली है। जी, आप जो बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा कुंदन जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करते हैं। कुंदन, बहुत तेजी से मैं बल्कि अपने सारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माफी चाहूंगा सर, थोड़ा देर से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एनएचओडी ऑन्कोलॉजी। सर गंगाराम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू। आपका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं जानता हूं आप लोग बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट हैं। सर आपसे बहुत कुछ समझना है, आप अहमदाबाद से जुड़े और वहां पर जो हो रहा था अभी तक वो बहुत चिंताजनक था। पुष्पेश पंत सर,
पुष्पेश सर एक कोरोना वॉरियर भी हैं, इन्होंने कोरोना को मात भी दी है और मैं इनसे इसके पॉलिटिकल एंगल्स और सारे एंगल्स पर मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिक इंफॉर्मेशन में उन्हीं से लूंगा हमेशा। पुष्पेश सर आपका स्वागत है। शिवांगी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुंदन हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करते हैं, मनीष झा पीएमओ कवर करते हैं, अश्विनी मुंबई से मौजूद हैं। क्विक रिएक्शन कुंदन, अभी के जो हालात हैं हेल्थ मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? क्या वही समझा जाए जो एक तरीके से गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं थोड़ी देर पहले, बल्कि कल गाइडलाइंस जो महाराष्ट्र को दी थी कि देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए, आप लोग ये कोशिश करिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो, या कुछ और कल की बैठक को लेकर? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को आगाह किया है और खास करके उन राज्यों को जहां सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। और अलग अलग तरीके के गाइडलाइन के अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहां तक किया है कि उत्तराखंड में एक स्पेशल टीम लगा दी है, क्योंकि कुंभ में वहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का साफ कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिन राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिन राज्यों में जो कोविड प्रोटोकॉल है वो नहीं पालन किया जा रहा है, वहाँ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इससे निपटने की ज़रूरत है। और वहाँ के राज्य सरकारों को पूरी तरीके से छूट दी हुई है कि आपको जो करना पड़े आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, चाहे लॉकडाउन लगाना पड़े या नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े या फिर कुछ और करना पड़े। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक तरीके से फ्री छूट दी है विथ प्रॉपर गाइडलाइन, जिसमें आप जो बता रहे हैं राज्य भी शामिल हैं। और जहाँ जहाँ जी आप जो बताने में थोड़ा आगे बढ़ूंगा, डॉक्टर श्याम अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर मुझे याद है हम लोग करीब एक हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने आपके साथ यही शो किया था और हमने कहा था कि हालात गंभीर हो रहे हैं, चीजें हाथ से निकल रही हैं। आपको नहीं लगता है कि ये पिछली बार वाली गलती रिपीट हो रही है? देखिए निशांत, आई थिंक अगर आपको याद होगा जब बच्चों के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तब भी हमने एक चेतावनी दी थी कि ये केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वायरस के बारे में पूरी तरह से ज्ञान किसी को भी नहीं है। अब जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि लोग ज़्यादा मिल रहे हैं और कोताही हो रही है, लोग जो हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं मान पा रहे हैं। दूसरा ऑफ कोर्स ये इशू है कि क्या ये नया स्ट्रेन आ गया है जो कि ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। अगर हम वो सावधानी नहीं रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। उसी तरह से पंजाब में, मध्य प्रदेश में, केरला में, इन जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम पिछले वर्ष वाली पोजीशन में ना पहुंच जाएं, उसके लिए जनता को खुद, सरकारों को भी हमें लगता है कि अब इंटरवीन करना ही पड़ेगा। आप खुद लेवल पे आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, डिस्टेंसिंग करें, लेकिन नाइट कर्फ्यू है या जो वेडिंग्स हो रही हैं, जो आईसीएमआर कह रहा है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हफ्ता या 15 दिन हैं जिसमें कि देश के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट परिस्थिति बनी हुई है। अगर हमारे केसेस बढ़ गए तो फिर एक लॉकडाउन की स्थिति बनने की बात आ जाएगी और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही भयंकर चीज़ होगी। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि अगर दिल्ली में या दिल्ली से बाहर दूसरे देशों में ऐसी स्थिति बन जाए जो कि महाराष्ट्र में बनती नज़र आ रही है, तो शायद सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। सर मैं आपको अभी आप देखिए जर्मनी में, फ्रांस में केसेस अभी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं जरा दो बड़ी खबरें आपको बता दूं यहां पर और उसके बाद मैं हमारे सहयोगियों के पास जाऊंगा। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 24,492 नए केस, 131 की मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 15,051 नए केस सामने आए। पंजाब से 1,818 नए मरीज सामने आए। लगातार छठे दिन 20,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केस का आंकड़ा 2,20,000 के पार। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग बताऊंगा, ये जरा ध्यान से सुने। लगातार छठे दिन 20,000 से ज्यादा केस आए हैं यहां पर। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। नंबर 1, 24 घंटे में 24,492 नए केस, 131 की मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 15,051 नए केस सामने आए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, पंजाब से 1,818 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से तेजी से फैल रहा है संक्रमण। फ्रांस में हर
12वें मिनट में आईसीयू में भर्ती हो रहा है एक मरीज। सोचें आप, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से और बड़ी परेशानी। फिर से मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा, बड़ी खबर है, जरा ध्यान से देखें। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। नंबर 1, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। और फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, कोरोना के नए स्ट्रेन से तेजी से फैल रहा है संक्रमण। और फ्रांस के हर 12वें मिनट में आईसीयू में भर्ती हो रहा है मरीज। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ शिवांगी ठाकुर महाराष्ट्र से मेरे साथ हैं। शिवांगी, महाराष्ट्र में अभी इस वक्त क्या स्टेटस है और महाराष्ट्र के वो कौन से पॉकेट्स हैं जो ज्यादा अफेक्टेड है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मुंबई अफेक्टेड है और लगातार यहाँ देख रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा मामले अब आने शुरू हो गए। 1962 मामले जो हैं वो परसों आए थे, कल 1700 के आसपास मामले आए हैं। नागपुर में पहले से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन नागपुर में लगा है। इसके अलावा यवतमाल, अकोला माफ़ कीजिएगा, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। बीएमसी कहती है कि हमने फिर से जो जंबो कोविड सेंटर्स थे जहां पर आईसीयू बेड्स और बाकी सभी चीज़ों का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है अस्पताल के अलावा, उसको दुरुस्त किया है क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही आपको बताएं, ना तो यहाँ कोई इलेक्शन है, ना ही कोई यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक या कोई भी राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन लगता नहीं है कि लोग मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बात करें तो वो भी जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरतते नजर आए। आज भी हम दादर फूल मार्केट से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और तमाम लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। सवाल पूछने पर लोगों का साफ तौर पे कहना था कि कोरोना तो है ही नहीं, गर्मी है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तरह तरह के बहाने। लेकिन अब हालात खराब होते जा रहे हैं। हॉटस्पॉट बना हुआ था मुंबई जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। मैं थोड़ा आ रहा हूं आपके पास क्योंकि महाराष्ट्र के लेकर और इनपुट है। आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं भारत और दुनिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखें और समझें। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। दुनिया में तीसरी लहर की बात हो रही है, भारत में कोरोना की दूसरी लहर, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें नीचे। महाराष्ट्र, पंजाब में बड़े केसेस, दुनिया में इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम में केसेस बढ़े, यानी कि यूरोप की अगर बात की जाए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। महाराष्ट्र में डबलिंग रेट 148 दिन, फ्रांस में हर 12 मिनट में आईसीयू में एक मरीज जा रहा है। सोचे आप, मैं आपके सामने एक कंपैरेटिव इसीलिए लेके आ रहा हूं भारत का दुनिया से। लगातार छठे दिन से 20,000 से ज्यादा केसेस नए स्ट्रेन से संक्रमण में ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। सोचे आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर ये हमारे साथ फैक्ट्स हैं, ये दुनिया की जो हमारे सामने तस्वीरें। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ मैं आऊंगा। मेरे साथ जो वायरोलॉजिस्ट हैं दीपक आचार्य जी। दीपक जी, एक अच्छी खबर यह है कि भारत में CFR यानी केस फैटेलिटी रेट जो है वो सिर्फ 1% है अभी, और बल्कि उससे भी कम। मतलब यहां पर लोग मर नहीं रहे, लेकिन क्या वो अपने आप में पर्याप्त है कहना? क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अभी, ये जो वायरस है क्या ये अपना रूप बदल रहा है दीपक जी भारत में? क्योंकि दुनिया में नए वायरस का स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, जो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत का क्या हाल है? निशान जी, जो CFR की बात कर रहे हैं आप, वो भले ही स्ट्रेन चेंज हो रहा हो, लेकिन CFR इतना ज़्यादा नहीं है किसी भी स्ट्रेन में जितना घातक सार्स कोरोना वायरस 2 दिखा है। उससे ज़्यादा तो कहीं पे भी कोई ऐसे केसेस नहीं आए या नए स्ट्रेन से इतने घातक हुए हैं। उनका जो कंटेमिनेट करने का या जो इन्फेक्शन करने का जो रेट है वो उतना ही है और उससे इनफैक्ट कम है। सिम्टम्स सारे उसी तरह के हैं और चेंज करने का ये जो बार बार इसके जो जीनोम है, इसका जो सीक्वेंस है वो बार बार बदलते रहेगा, ये इसका नेचर है। सवाल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कितने जल्दी और कितने आसानी से इसका सीक्वेंसिंग हो पाएगा, और वो बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जब तक सीक्वेंसिंग नहीं होगा, जैसा मुझसे पहले एक डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी कोई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी को भी इस वायरस के सारे टेक्निकल नो हाउस के बारे में नहीं मालूम कि कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और क्या होने वाला आगे। तो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ और अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अब तक जो वैक्सीन्स बनी है निशान जी, वो ये समझ लीजिए इससे पहले जो वैक्सीन बनी थी, उस कोई एक वैक्सीन जो सबसे कम समय में बनी थी वो 10 साल में बनी थी। अब हम इस समय कोरोना के टाइम पे हम 11 महीने और 12 महीने के अंदर में वैक्सीन लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या हम अपने आप को बचाने के लिए फॉरेन ट्रैवल पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सकते अभी हाल फिलहाल?
अंकुश तो बहुत सारी चीजों में लगाना पड़ेगा निशांत जी, सिर्फ एक चीज नहीं है। यानी हम देख रहे हैं अभी अहमदाबाद में क्रिकेट मैच हुआ है, 50,000 पब्लिक वहां पर ग्राउंड पर बैठी। मैं आ रहा हूं सर, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं दीपक जी, लेकिन मेरा तो आपसे, देखिए आप वायरोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में जो नया स्ट्रेन है वो कहर बरपा रहा है। भारत में उसका इंपैक्ट इतना नहीं हुआ है क्योंकि भारत अभी भी शील्डेड है, लेकिन भारत में थोड़ा देर से होता है। तो क्या हमें फॉरेन ट्रैवल को फिर से नहीं रोक देना चाहिए? बहुत सारी चीजों को, मैं सिर्फ फॉरेन ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में मतलब रिस्ट्रिक्शंस आने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इनिशिएटिव लोगों को लेना पड़ेगा। एक हद तक सरकारें नियम कानून ला सकती हैं, लेकिन लोगों के अंदर में भी तो वो सेंस होना चाहिए ना। हम लोग हमने क्यों नहीं समझा, 1 साल हो गया हमने वायरस के बारे में, अब तक क्यों नहीं समझ पाए? कितने सारे शोज कर चुके हैं हमने इस पे, क्यों नहीं लोग समझ पा रहे कि सही बात कर रहे हैं। पुष्पेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं आपके पास एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस के आऊंगा, इसीलिए मैं आपका अभी तक थोड़ा सा इंतजार में आपको कराने के लिए माफी चाहूंगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार की महाराष्ट्र सरकार को सलाह है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार निगरानी को और सख्त करे, यह भी कहा है कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस पर निगरानी और बढ़ाई जाए। सिर्फ लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से नहीं रोका जा सकता संक्रमण। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी, लेकिन उससे पहले, अश्विनी के पास जाने से पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि महाराष्ट्र को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। आइए वो एक बार दिखा देता हूं। आइए, महाराष्ट्र को जो गाइडलाइंस दी गई हैं यहां पर प्ले करें राहुल जरा बड़ा तेजी से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने गाइडलाइंस देखें। 31 मार्च तक दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटल, रेस्तोरां 50% क्षमता में काम करेंगे और सिनेमा स्टार जो है ना बड़े अपने फोटो डाल रहे हैं कि देखिए हॉल खुल गए। नेक्स्ट, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। ओके, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। नेक्स्ट, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टैंप लगाई जाएगी। मॉल्स में लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। महाराष्ट्र में रिकवरी दर 92.07%, डेथ रेट 2.27% है और संक्रमण रेट 13.23% है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी देश में जितने भी केसेस हैं उसमें 63% सिर्फ महाराष्ट्र से। मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उद्धव ठाकरे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना के लिए लाइन लगती है तो हमने देखा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो जाती है। वो जिम्मेदारी सरकार की थी, वो तो वहीं फेल हो जाते हैं। जी, इसी बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया यहाँ के सचिव को और कहा गया कि कई मेजर्स उठाने होंगे। सिर्फ नाइट कर्फ्यू या फिर टेम्पररी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेजर्स ऐसे लेने होंगे, सख्त मेजर लेने होंगे जिससे कि लोगों की जो भीड़ है वो कम की जा सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात का जिक्र किया गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होनी चाहिए जिस स्पीड से, उतनी नहीं हो रही है। कम से कम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का 30 से 40 लोग जो संपर्क के दायरे में हैं उनको तत्काल उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए और 8 से 10 दिनों के अंदर उनका RT-PCR टेस्ट किया जाना चाहिए। इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा साफ तौर पे जो कंक्लूजन है, ये जो टीम आई थी 7 से 11 तारीख तक, केंद्रीय टीम, उन्होंने जो रिव्यू किया उसमें कंक्लूजन में साफ लिखा गया है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है महाराष्ट्र में वो नाकाफ़ी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना से लड़ने की। जो इंतज़ाम अगस्त 2020 और सितंबर 2020 के दौरान किए गए थे उसी को दोबारा उसी स्पीड से, उसी दमखम से वापस जो है अब करना होगा, अन्यथा इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। कंक्लूजन में ये भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो दूसरी लहर है वो अपने इनिशियल स्तर पर है, उसकी शुरुआत हो रही है और अभी इसी वक्त अगर इसको नहीं रोका गया तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, जो अलग अलग इंतज़ाम हैं वो थोड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन इन इंतज़ामों के अलावा रोकथाम वो नाकाफ़ी है और इस रोकथाम को रोकने के लिए पूरी पुख्ता इंतजाम करने होंगे, मैन पावर बढ़ाना होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज्यादा तेजी से करनी होगी। ठीक है, एक और खबर, हरिद्वार कुंभ पर उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा हो गया है। मैं आ रहा हूं कुंदन के पास। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं होगी कोई पाबंदी। लीजिए, श्रद्धालुओं को 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा हर शख्स को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। फिर गाइडलाइंस बची कहां? कुमार कुंदन बताइए जरा, कहां गाइडलाइंस बची?
ये बिल्कुल भी अजीब कहानी लगती है। अब निशांत, मैं बताऊं, मैं खुद हरिद्वार गया था कुंभ कवर करने के लिए और होटल में मेरे से मांगा गया कि क्या आप जो है RT-PCR टेस्ट करा के आए हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर हटा ली जा रही है तो आप सोचिए कि लोगों की भीड़ कैसी बनेगी। कुंभ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बिना बुलाए लोग आते हैं और वहां की अगर बात करें तो सेंट्रल टीम इन्हीं सभी चीज़ों से घबरा कर वहां एक बड़ी स्पेशल टीम भेजी है सेंट्रल की कि वहां जाके देखे कि कुंभ में क्या किया जा सकता है, क्योंकि लाखों की तादाद में एक दिन में 35 से 40 लाख लोग अगर आ रहे हैं और पूरे देश से आ रहे हैं तो आप सोचिए वहाँ क्या स्थिति बनेगी। खास करके महाराष्ट्र उन राज्यों से जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर है और उन राज्यों के लोगों में ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी खासी देखी जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो या फिर साउथ इंडिया के लोग हो। ऐसे में अगर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और लाखों लोगों के बीच जाते हैं तो बहुत तेज़ी से खतरा फैल सकता है। और खास करके उत्तराखंड की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में बहुत सारे रिलीजियस इवेंट वहाँ होने हैं जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ भी शामिल है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि हम वहाँ एक बड़ी टीम भेजेंगे। लेकिन बड़ा सवाल वही, जब आप रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाएंगे तो बड़ी टीम भेजें, छोटी टीम भेजें, क्या फर्क पड़ता है? राइट, आप अभी लौटे उत्तराखंड से, इसलिए भी मैंने आपसे सवाल पूछा। अब मैं पुष्पेश सर के पास आऊंगा। पुष्पेश सर, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही सर। महाराष्ट्र को तो आप ज्ञान दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि देखिए अब आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। उत्तराखंड में अभी मुख्यमंत्री बदला है और वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अगले साल, वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नो होल्ड बार्स, आ जाइए कुंभ में स्नान करिए, भगवान की नगरी है। ये क्या मजाक है सर? देखिए, मुझे लगता है निशांत, हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम इस तरह के मामलों में भी दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। यस, जो सरकार महाराष्ट्र में है वो भाजपा की नहीं है, वो शिवसेना की और एनसीपी आदि की है। उसको कर्मण्य साबित करने में हर प्रयास जायज है, मगर उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। मेरे ख्याल में धर्म और आस्था अपनी जगह पर, और कोई भी धर्म और आस्था इस तरह की अंधविश्वास के कारण नरसंहार की इजाज़त नहीं देता, ना उसे प्रोत्साहन देता है। और जो बिल्कुल आपके संवाददाता ठीक कह रहे थे कि जहां 50-60 लाख लोग पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और कोई प्रतिबंध, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्किंग नहीं है, तो जब शादी के 50 लोगों का संक्रमण कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पहुंचता है 2000 तक, तो ये 50 लाख को आप अगर 40 से गुणा करें तो गिनती करोड़ों तक पहुंच जाएगी और उसके बाद संक्रमण कहाँ कहाँ पहुंचेगा उसे रोकना कठिन होगा। तो मुझे लगता है यही जब आक्षेप लगते हैं कभी दिल्ली की सरकार पर, कभी पंजाब की सरकार पर, कभी महाराष्ट्र की सरकार पर, तो कहीं ना कहीं हम मन में एक दुविधा पैदा होती है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बेहद सख्ती के साथ अपनी और पराई, अगर समझा जाए विपक्षी सरकारों को, दोनों पर एक ही तरह का अनुशासन लगाए। दूसरी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, वो रात का कर्फ्यू क्या होता है 10 बजे रात में। सर ये मुझे आपसे पूछना है, जो एक गाइडलाइंस दी गई, मैं इसी फ्रेम को रखिएगा, महाराष्ट्र को यह बोला गया कि अब हम लॉकडाउन वाली स्टेज को पार कर चुके हैं और जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे वो ये है कि लॉकडाउन तब जरूरी था जब हम तैयार नहीं थे। अब हम तैयार हैं क्योंकि हमने एक वेव झेल रही है, एक साथ हम उसको झेल चुके हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिर जनता को कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो अपने आप तो सुधर नहीं रही है। निशान, मुझे लगता है कि एक बात ये कि हम झेल चुके हैं कहना भी जल्दबाजी है, क्योंकि कई बिहार की सरकार के आंकड़े थे उनमें जितनी जांचसाजी और जांच फरीबी थी उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है कि आपने कितने नियंत्रण पाया हुआ था। ठीक है सर, कुछ सही सवाल उठाया था कि मोढेरा के उस स्टेडियम में, दैत्याकार स्टेडियम में जब 50,000 आदमी जमा होते हैं या छत्तीसगढ़ में 30,000 जमा होते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी तो ऐसे चलती रहेगी। सर मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। अब आपने जिक्र कर दिया तो एक बार दिखाई देते हैं, जरा आइए जरा यहां पर, क्योंकि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। आइए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बढ़ता संक्रमण, लापरवाही पड़ेगी भारी। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं पर कोई बैन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट करें, चेंज करें। यहां पर देखें आप चीजें, कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराएगी सरकार, बड़ा सवाल है। नेक्स्ट चेंज करें। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में दर्शकों की एंट्री पर अब बैन लगा है, अब जाकर। नेक्स्ट, रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में स्टेडियम में भारी तादाद में दर्शक जुट रहे, 30,000, 20,000। सुनिए, बढ़ते संक्रमण में के बीच मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस जारी है, अभी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। इसी ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं पुष्पेश सर के पास आऊंगा। सर, अब देखिए, एक तरफ तो मैं मान सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की वो बात सही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उससे काफी सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर, एक तरफ आप वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप T20 खेल रहे हैं, और यहां पर कुंभ हो रहा है। क्या करें? चलिए, इलेक्शन तो समझ सकते हैं कि नहीं टल सकते, लेकिन सर क्या वे आउट क्या है? ये तो मतलब हम पूरी तरीके से हैंडीकैप दिख रहे हैं।
नहीं, मुझे लगता है देखिए, दो बातें बिल्कुल फर्क है। जो चुनाव वाले राज्य हैं उनके बारे में एक दूसरी रणनीति होगी, ताकि वहाँ ये आरोप नहीं लगाया जा सके कि केंद्र सरकार कोई ऐसे बंधन लगा रही है जिससे भाजपा को फायदा होगा या जो उसके विपक्षी हैं उनका नुकसान होगा। उसके बारे में शायद अलग से बात करने की जरूरत है। मगर जहाँ तक बम्बई शहर जैसी बात है, मुझे लगता है बम्बई शहर एक अपवाद इसलिए भी है कि अगर यदि वहाँ आप सबर्बन ट्रेन बंद कर देंगे तो वहाँ की जिंदगी ठप हो जाएगी। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि नाइट कर्फ्यू का मजाक क्या है कि आखिर अगर लोग खुले भाव से मिल रहे हैं सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक, तो संक्रमण तो जितना फैलना है फैल चुका होगा। रात के चौकीदार या निशाचर कितने होते हैं जो रात को निकलकर जिंदगी बसर करते हैं, ऐशो-ऐयाश करने के लिए निकलते हैं या अपराधी होते हैं। मुझे लगता है कि कर्फ्यू दिन में लगना चाहिए, नियमित घंटों के लिए लगना चाहिए, उसमें कुछ छूट होनी चाहिए ताकि लोग जरूरी सामान निकल कर खरीद सकें और जन सुविधाएं उन तक पहुंचाने का प्रबंधन पहले होना चाहिए। और ये एक तरह से सारे देश के लिए। लेकिन पुष्पेश जी, एक बहुत क्विक रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर हमने लॉकडाउन लगाया तो अभी इकोनॉमी एकदम ही गड्ढे में चली जाएगी और हम बड़ी मुश्किल से रिकवर कर रहे हैं। और अगर वो मतलब ये एक्सपर्ट्स की राय है, कई इकोनॉमिस्ट भी यही बोल रहे हैं, कोरोना से कम लोग मरेंगे, खराब इकोनॉमी से ज्यादा लोग मरेंगे अगर लॉकडाउन लग गया तो। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस तर्क में कोई तो तर्क है। यदि कोरोना से लगातार लोग मरेंगे, संक्रमण बढ़ेगा, तो मुझे लगता नहीं कि अर्थव्यवस्था निरंतर सामान्य रूप से चल कैसे सकेगी। यदि मान लीजिए कर्मचारी कोई है, मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है, वो मर गया, उसके घर में संक्रमण फैल गया, तो क्या फैक्ट्री में काम करने लोग आते रहेंगे? यदि कोई प्रबंधक मर गया तो क्या रातों रात आप दूसरा प्रबंधक उसकी जगह पर बिठाकर फैक्ट्री को चालू रख सकते हैं? यदि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक संक्रमण फैल रहा है और आवाजाही पर रोक लगा रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था आबाद रूप से चलती रहेगी? मुझे लगता है जो मैं तर्क दे रहा हूँ वो थोड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि पूरा लॉकडाउन 24 घंटे का न लगे, मगर कर्फ्यू दिन में लगे, कुछ घंटों के लिए मिले और सरकार जरूरी सामान के पहुंचाने की प्रबंधन करे। मतलब आप जो बता रहे हैं मैं समझ गया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट हॉर्सेस फॉर डिफरेंट कोर्सेज। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, अब मैं उस चंक पर आ रहा हूं जहां पर मुझे आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा चाहिए और कुमार कुंदन बहुत कुछ आपको बताना होगा और दीपक आचार्य सर। हम परेशान हैं इस चीज को लेकर कि वैक्सीनेशन का क्या होगा। ब्रिटिश कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लग चुकी है कई जगह। 7 दिन में दुनिया के 12 देशों ने टीके पर रोक लगाई है। सबसे पहले डेनमार्क में लगाई गई रोक, बड़ी खबर। सोमवार को जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने रोक लगा दी है। शनिवार को आयरलैंड और नीदरलैंड ने लगाई रोक। नॉर्वे, आइसलैंड, थाईलैंड, बुल्गारिया में शुक्रवार से रोक लगाई गई है। यह चिंता का विषय है। राहुल, दोनों वॉल्स बैक टू बैक, वेरी क्विकली आइए, जहां पर सबसे पहले आपको दिखा दें वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर रोक लगाई गई है। सीधे देखें आप, और ये आप सोचकर हैरान होंगे, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके पर बैन, 7 दिनों में 12 देशों पर रोक। देखें आप ये कंट्रीज, आइसलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड, बुल्गारिया, नॉर्वे, कांगो। ये वही वैक्सीन है जो भारत में लग रही है। कहा यह जा रहा है कि इससे ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इससे प्लेटलेट काउंट गिर रही है। डेनमार्क में चिंता का विषय यह है कि एक हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से, और वहां पर वो अलर्ट पे आ गए। नेक्स्ट चेंज करें, भारत में रखी जा रही है नजर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। टीके पर रोक की वजह, यहां पर ये देखें आप, टीके पर रोक की वजह वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के जमने का मामला। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, डेनमार्क में टीकाकरण के बाद 10 दिन के बाद ब्लड क्लॉट से एक शख्स की मौत हो गई। नेक्स्ट चेंज करें, वो ये है, ये हमारे सामने बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो फैक्ट्स हम आपको कहें, एस्ट्राजेनेका ने बताया कि सुरक्षित टीकों के कारण ब्लड क्लॉट के सबूत नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर टीके पर रोक लगने की वजह, टीके के रोक की वजह, डेनमार्क में टीकाकरण में 10 दिन बाद ब्लड क्लॉट से एक शख्स की मौत हुई। यहां पर WHO ने भी बताया कि सुरक्षित सभी देश एस्ट्राजेनेका के साथ टीकाकरण जारी रखें। यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी EMA, यह वैक्सीन लेना पूरी तरह सुरक्षित है, उसने भी यह कह दिया है। मैं चाहूंगा राहुल सारे ग्राफिक्स के साथ एक के बाद एक सीधे चले डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, एक बहुत बड़ा फैक्ट यह आ रहा है सामने कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिसका इस्तेमाल कोविशील्ड जो भारत में भी हम कर रहे हैं, बताया यह जा रहा है कि इसकी क्लॉटिंग हुई है। लेकिन वैक्सीन देने के बाद क्लॉटिंग हुई है, वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग हुई है, यह साफ नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बाद क्लॉटिंग हुई है यह साफ है, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको कैसे फिल्टर आउट करें सर? देखिए निशांत, अभी तक WHO ने बिल्कुल नहीं कहा है कि
एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उस पे किसी भी तरह की रोक लगाई जाए, नंबर 1। ओके। ना ही भारतवर्ष में किसी भी कंसर्न्ड अथॉरिटी ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सेफ नहीं है। जी। कुछ केसेस जैसे आपने बताया कि यूरोप में सामने आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे रोक लगा दी है। तो ये मैसेज मेरा ख्याल से नहीं जाना चाहिए फिलहाल कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो सेफ नहीं है। क्योंकि आपका नेशनल टेलीविजन है और बहुत लोग देखते हैं। मैं ये मैसेज अभी बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा कि एस्ट्राजेनेका सर, तो फिर मैं लेट मी स्पिल ओवर द बीन सर। सो डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा और रुकवाऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात की है और मैं इस चीज को और ज्यादा क्लैरिटी से बताना चाहूंगा। राहुल जरा अगली ब्रेकिंग दे और उसके बाद मैं आपके सामने 2 डिटेलिंग लेकर आ रहा हूं। सर आइए जरा। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। सोमवार को अब तक सबसे ज्यादा 30 लाख लोगों को टीका लगा। चल रहा है, लेकिन अब मैं इसके साथ, आइए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं यहां पर। अब इस चीज को समझें आप, जो अभी ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। अमेरिका में हर साल वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट आरोपों पर सवाल। देखें, अब ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं और राहुल, मैं चाहूंगा डिस्कशन में सारे ग्राफिक्स प्ले करें इंक्लूडिंग दिस वन। अमेरिका में हर साल 3 लाख से 6 लाख लोग ब्लड क्लॉट के शिकार होते हैं। नंबर 1 चेंज करें यहां पर। अमेरिका में रोजाना 1000 से 2000 लोगों को ब्लड क्लॉट की शिकायत है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। अमेरिका में करीब 1% आबादी को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। नेक्स्ट, रोजाना अगर 1 से 2000 लोगों को ब्लड क्लॉट की शिकायत होती है तो यह सामान्य दिनों जैसा ही है। अगर यह डेटा 2000 से ज्यादा होता तो इस पर आश्चर्य किया जा सकता था। यह फैक्ट है। राहुल, ये वाला जो ग्राफिक्स है इंक्लूडिंग वो जो हमारे साथ जो पहले के डिटेलिंग है वो सीधे मैं लेके चलूंगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, सीधे इस ग्राफिक्स के साथ। सर, तो ये जो प्रूफ आ रहा है अमेरिका में, वो ये कहा जा रहा है कि वहां पर क्लॉटिंग एक चीज है जो कईयों को होती है। अगर उसमें वैक्सीन लग गई है तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग हो रही है। देखिए निशांत, जब आप क्लॉटिंग की दवाई के बारे में बात करते हैं तो वो 2 तरह की होती हैं। एक नॉर्मल इकोस्प्रिन या एस्प्रिन बोलते हैं, जो कि एक ब्लड थिनर होता है। तो अभी तक जो गाइडलाइंस हमारे पास आ रही हैं वो ये कहती हैं कि हमें उस ब्लड थिनर को रोकने की आवश्यकता नहीं है, माने कि इकोस्प्रिन को या एस्प्रिन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक ज़्यादा एग्रेसिव ब्लड थिनर होता है जिसको वॉरफेरिन बोलते हैं या एसिट्रॉम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो वो कहते हैं कि वैसे तो गाइडलाइन नहीं है फॉर कोविशील्ड, लेकिन अगर 1 या 2 दिन आप उसको बंद कर लें और तो उसकी आप दवा ले लें तो वो सेफ समझी जा रही है। तो आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे तरफ से या कोविशील्ड की तरफ से या WHO की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है जिसमें कि कोविशील्ड को, जो कि ब्लड थिनर्स पे हैं, उनको दवाई नहीं लेनी है। तो मेरा यह ख्याल है कि अभी हमें इसके अंदर और डेटा कलेक्ट करना है, इंडिया से भी डेटा कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा इंडिया जो हमारी जो एथनिसिटी है, हम जो है वो कॉकेशियंस हैं। हम कॉकेशियंस शायद नहीं है, हम एक डिफरेंट हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर है। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन कॉकेशियंस एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो रहते हैं। तो ये डिफरेंसेस अब सामने आएंगे, तो जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होगा तब बात समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने वो ग्राफिक्स दिखाए। तो आप प्लीज जाइए और वैक्सीन लगाई। और मैं एक बात और बोलता हूं निशांत, हमारे देश में जैसे पिछले दिन 25-30 लाख वैक्सीनेशन लगी, तो भारत में अगर हमें लक्ष्य पूरा करना है 4-5 महीने का, तो लगभग 40 से 50 लाख वैक्सीनेशन रोज होनी चाहिए, तभी हम 30 करोड़ का आंकड़ा
4-5 महीने में कर पाएंगे। जी। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अगर इस तरह के सेटबैक लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पॉइंट टेकन सर। मैं एक अपडेट यहां पर देना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्विकली, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर डब्ल्यूएचओ की अहम बैठक। यूरोपीय एजेंसी भी वैक्सीन को लेकर गुरुवार को करेंगी बैठक। यूरोप के कई देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर लगी रोक। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ब्लड क्लॉट की शिकायत है। मैं सीधे कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन, एक देश के बड़े अखबार ने एक रिपोर्ट की है इस खबर के साथ। मैं भारत की रिएक्शन पे जानना चाहूंगा कि भारत की जो टॉप कमिटी है फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन, वो कोविड शील्ड को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करने जा रही है। क्या यह बात सही है डेटा कलेक्शन के लिहाज से? देखिए, दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोविशील्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और जिसमें कि इस पूरे मामले पर सफाई दी गई और बताया गया कि ये बिल्कुल सेफ है। दूसरी तरफ जो हमारी जानकारी है सूत्रों के हिसाब से, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लेकर अभी तक जो जानकारी जुटाई है और उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि चूंकि भारत में इस बाबत कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसी नोट पे मैं कर रहा हूं, मैं रोकूंगा आपको। भारत में ऐसा कोई डेटा नहीं है, भारत में ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जाइए, वैक्सीन लगवाइए, कोविड शील्ड भारत में सेफ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।